प्राचीन मिस्र के राजाओं को बड़े बड़े बिल्डिंग्स और आर्किटेक्चर बनाने का बहुत शौक था और सबूत के तौर पर इजिप्ट का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है गीज़ा का पिरामिड, जिसे राजा खाफरे ने बनवाया था, जो कि कम से कम 5000 साल पुराना है। प्राचीन मिस्र के लोग अपनी जिंदगी में ही खुद के मरने के बाद उनके डेड बॉडी को रखा कहाँ जाएगा, मतलब आलीशान मकबरा, उनका गोल्डन फेस मास्क, सोने के कई सारे जेवर, खाने पीने का सामान, मतलब हर कुछ पर काम वो लोग पहले से ही करने लगते थे। इन आलीशान टूम्स की वजह से यहाँ टूम के लुटेरों का बहुत खतरा रहता था। और हो भी क्यों ना, आखिर इन टूम्स में सोने और खजानों का ढेर होता था, लेकिन ये लुटेरे खजानों के साथ साथ मम्मी को भी चुरा कर ले जाते थे और यही वैलीज ऑफ द किंग बनने का सबसे बड़ा कारण बना। उनका ऐसा मानना था कि जो राजा होते हैं वो मरने के बाद भगवान बन जाते हैं। आफ्टर लाइफ में मिस्रवासियों का यकीन बहुत था और इसका सबसे ज़रूरी चीज़ था डेड बॉडी का लगभग सही सलामत रहना। और अगर यही चोरी हो जाए या किसी तरह का नुकसान इसे हो जाए तो फिर क्या फ़ायदा इतने बड़े बड़े पिरामिड्स और उसके साथ रखी गई कीमती चीज़ों का। इसलिए आज से करीब 3500 साल पहले फ़ाराओ तुतमोसिस ने मिस्र का प्राचीन शहर थीब्स के ठीक सामने 2 पहाड़ से घिरा एक जगह को चुना था, जिसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये था कि इसका एक ही एंट्रेंस है, मतलब इस जगह का चौकीदारी करना आसान था। इसलिए मिस्र के नए साम्राज्य के दौरान आज से करीब 3500 साल पहले ये वैली को शाही कब्रगाह बनाने का शुरुआत हो गया था और लगातार 500 सालों तक यहाँ कई राजा, रानी, पादरी, ऊंचे पद के अधिकारियों का टूम यहाँ बनाया गया और उनकी मम्मीफाइड बॉडी को यहाँ रखा जाता। मम्मीफिकेशन का प्रोसेस लगभग 70 दिन का होता था, जिसमें सबसे पहले ऑर्गन्स को निकालकर एक जार में रखा जाता था, जिसे कैनोपिक जार कहते हैं। फिर नमक में लपेटकर रखा जाता ताकि शरीर और आगे गलने या सड़ने से रुक जाए। इजिप्ट के नए साम्राज्य के शुरुआत तक वो लोग मम्मीफिकेशन का साइंटिफिक प्रोसेस में इतना एडवांस हो गए थे कि आज तक उस वक्त की बनाई हुई मम्मी सुरक्षित है। वैलीज ऑफ द किंग, जिसे दीन अल मदीना भी कहते हैं, हाल फिलहाल में जो मकबरा यहाँ खोजा गया है वो फ़ाराओ तुतनखामन का है और वो ठीक वैसा ही मिला है जैसा 3500 साल पहले उनके पुजारियों ने उन्हें रखा था। आज तक ऐसा कोई बिल्कुल अछूत मम्मी किसी फ़ाराओ का कभी नहीं मिला है। ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर जब 1891 में यहाँ आए थे तो तब तक लगभग सारा टूम को खोजा जा चुका था और तुतनखामन के मकबरा या फिर उसके बारे में कम ही जानकारी था, लेकिन फिर भी उन्हें पता था कि इस कम उम्र वाले राजा का मकबरा यहीं कहीं होगा। बाद में फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कार्टर अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँच गए और लगातार बिना हार माने वो 3 सालों तक यहाँ के नक्शे को खंगालते रहे, खोजबीन करते रहे। फिर 4 नवंबर 1922 को वहाँ काम कर रहे कर्मचारियों को तुतनखामन नाम का पुराना जार्ज वगैरह मिल रहा था, तो उन्होंने जाकर कार्टर को ये बात बताया। कार्टर को पता था कि ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। उन्होंने वहाँ खोजबीन करना शुरू किया तो उन्हें मलबे से ढका एक रास्ता मिला। इस मलबे को हटाया गया तो नीचे की ओर जाते हुए सीढ़ियाँ मिली और फिर जब वो लोग नीचे गए तो आगे की 4 चेम्बर के बाद अंदर का 5वां चेम्बर में नेक्रोपोलिस का मुहर लगा हुआ था। मतलब ये मुहर को 3245 सालों तक किसी ने हाथ नहीं लगाया था। ये दरवाजे को खोलने के बाद अंदर से क्या क्या निकला, ये जानने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर तूतन के मकबरे को ढूंढने में इतना लंबा समय क्यों लग गया। इसका जवाब बहुत छोटा सा है। तूतनखामन की मौत के 200 साल बाद रामेसेस 6 का विशाल मकबरा तूतन के मकबरे के ऊपर ही बनाया गया था और जब इस मकबरे का कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था तो टूटा हुआ मलबा लुढ़क कर तूतनखामन के मकबरे के रास्ते पर जा अटका और चूंकि ये मकबरा छोटा सा था तो इसका रास्ता भी बहुत छोटा था और इस मलबे की वजह से पूरी तरह से जाम हो गया और 3000 सालों तक इसे किसी ने नहीं देखा। और ये हम लोगों के लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि आज तक किसी भी फ़ाराओ का ओरिजिनल मकबरा अंदर से वो किस तरह का दिखता था, उसके अंदर किस तरह से सभी चीज़ें रखी हुई थी, वो कभी नहीं देखा गया। और तूतनखामन का ही एकलौता वो मकबरा है जिसे बंद करते समय जिस तरह से रखा गया था, उसे इतने 1000 साल बाद खुलने के बाद वो उसी तरह का दिखा। तो अब ये जानते हैं कि सील खोलने के बाद क्या हुआ। चूंकि इसे ढूंढने वाले एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे और उन्होंने ढूंढा भी तो था एक फ़ाराओ का सील्ड टूम,
तो वो उसे यूं ही खुद अकेले खोल तो नहीं सकते थे। इसे इजिप्शियन सरकार के परमिशन से ही खोला जा सकता था। ये सारे सरकारी कागजात और काम होने में महीना भर का समय लग गया और फिर पूरे मीडिया के सामने इसे खोला गया। तूतनखामन का ताबूत 3 लेयर का था। पहला और दूसरा तो लकड़ी का था, लेकिन आखिरी लेयर प्योर गोल्ड का बना था, जिसका अकेले का वजन 110 केजी था। और इनका ये डेथ मास्क इजिप्ट में पाया गया किसी भी आर्टिफैक्ट से कीमती और खूबसूरत है, जो 11 केजी प्योर गोल्ड से बना है, जिस पर लैपिस लाज़ुली क्वार्ट्ज का काम किया गया है। कमल की कलियां बनी हुई है और हर कोने में बांस का सिर है, जो सभी फ़ारो के देवता होरस को दर्शाता है। साथ ही यहाँ मूर्तियाँ, सोने के गहने, तूतनखामन की मम्मी, रथ, नाव, कैनेपिक जार्स मैंने पीछे भी बताया था, जिसमें मम्मीज के ऑर्गन को निकाल कर रखा जाता है, कुर्सियाँ, नए नए कपड़े, खाना और पेंटिंग्स थी। तूतनखामन के मकबरे का सारा सामान खाली करने और डिटेल डॉक्यूमेंटेशन करने में कार्टर को लगभग 10 साल लग गया था। तूतनखामन अपने वंशज का आखिरी फ़ारो थे, जिसे उनके पिता की मौत के बाद सिर्फ 10 साल की उम्र में राजा बना दिया गया था। इतने कम उम्र में वो शासन की कमान को आखिर कैसे संभालते, क्योंकि वो कोई आम लड़के की तरह चुस्त दुरुस्त तो थे नहीं, बल्कि एक पैर से अपाहिज थे। उनका दायां पैर का थाई बोन टूटा हुआ था और 19 साल की उम्र में जब उनकी मौत हुई, करीब 1324 बीसी में, तब वो मलेरिया और इन्फेक्शन से ग्रस्त थे। जब तूतनखामन के मम्मी का एक्सरे किया गया, तब पता चला कि वो इतने कम उम्र में इतनी सारी बीमारियों से आखिर कैसे ग्रस्त थे। दरअसल तूतनखामन के माँ बाप सगे भाई बहन थे और साइंटिस्टों का मानना है कि ऐसे केसेस में जेनेटिकल बीमारियां होने के चांसेस होते हैं। और तूतनखामन भी गैंग्रीन इन्फेक्शन नाम की बीमारी से ग्रस्त थे, जिसमें खून का हड्डियों के पास सही तरीके से फ्लो नहीं होता है और दिन ब दिन हड्डियां कमज़ोर होने लगती है। और इसी ने इस छोटे राजा को हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर बताइए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए प्लीज़।